हेलो एवरीवन, जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पीसी कल्चर के बारे में। पीसी कल्चर का जो बच गया था जो पोर्शन शेष रह गया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप सभी जल्दी से ज्वाइन करेंगे और जल्दी से जुड़ गए होंगे। चलिए देखते हैं बाकी का डिस्कशन। जो बच गया था उसी को हम लोग आज यहाँ फिनिश करेंगे। हाँ, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। हमने फिशिंग मेथड्स ठीक है, अलग अलग टाइप की फिशिंग मेथड होते हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस करना था कि अलग अलग टाइप के क्या क्या फिशिंग मेथड्स होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हाँ, कंटिन्यू करते हैं। मछलियों के आकार एवं वास स्थान के अनुरूप इन्हें पकड़ने के साधनों का चुनाव किया जाता है। फिशिंग मेथड मीन्स अलग अलग मेथड, अलग अलग विधियाँ जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फिश को या मछलियों को पकड़ते हैं। तो मछलियों को पकड़ने का जो मेथड है वो किस तरह से चूज़ किया जाता है, किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, तो वो डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर। फर्स्ट तो मछलियों का आकार, ठीक है, फिश की साइज़ कितनी है, उनका वास स्थान, ठीक, उनका वास स्थान, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। वास स्थान मीन्स हैबिटेट इसका कि कहाँ पर ये हैं, और सेकंड फिश की साइज़ कितनी है। ये डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से फिशिंग मेथड का क्या करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे इनको कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। मछलियों को पकड़ने का सबसे पुराना तरीका तो भाले एवं पत्थरों का प्रयोग है, परंतु अब नवीन तकनीकों द्वारा कार्य किया जाता है जो निम्नलिखित है। तो सबसे पहले प्राचीन काल में क्या किया जाता था, भालों और पत्थरों से मछलियों को पकड़ा जाता था, उनको किल किया जाता था। लेकिन अब अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है इनको पकड़ने के लिए। तो सबसे फर्स्ट फंदे, जिसको ट्रैप भी बोला जाता है, इनका उपयोग उथले एवं गहरे जल में मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो ट्रैप यानी कि फंदे का उपयोग उथले एवं गहरे जल में उपस्थित मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। और मेनली कौन कौन से स्पीशीज को, क्लेरियास, ठीक है, अनाबास, ईल, ये जो मछलियां हैं इनको पकड़ने के लिए ट्रैप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैंडिंग। इसका उपयोग उथले जल में किया जाता है। इस विधि में ताल के एक भाग का जल मुख्य ताल से अलग कर कम किया जाता है, फिर इन्हें एकत्रित कर पकड़ा जाता है। स्ट्रैंडिंग में क्या होता है, इस तरह से जो ताल या तालाब होते हैं या जो सैलो वाटर बॉडीज़ होते हैं, उथले जल होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनमें इस तरह से स्ट्रैंडिंग मेथड से क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है फिश। किया क्या जाता है, मेनली एक भाग का जल, ठीक है, एक हिस्से का पानी क्या किया जाता है, जो मेन तालाब होता है उससे अलग कर दिया जाता है, मतलब पानी को अलग कर दिया गया, फिर ठीक है, यहाँ से पूरे पानी को इधर कर दिया गया, यहाँ पानी ख़त्म हो गया, तो उसके बाद यहाँ से फिश को पकड़ा जाता है। तो यह है स्ट्रैंडिंग। नेक्स्ट है एग्लिंग। कांटे एवं हुक द्वारा इस विधि से बड़े आकार की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। एग्लिंग मीन्स कांटे के थ्रू, हुक के थ्रू क्या किया जाता है, मछलियों को पकड़ा जाता है। ड्रैग नेट क्या होता है, इसका उपयोग नदियों एवं झीलों में किया जाता है। जल के स्रोत के अनुरूप नेट की आकृति का निर्धारण किया जाता है, मीन्स नदियों और झीलों में ड्रैग नेट, ठीक है। और अलग अलग टाइप के ड्रैग नेट क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। पांचवा देखिए स्कूपिंग। पांचवा क्या है, स्कूपिंग। स्कूपिंग एक गोलाकार या त्रिभुजाकार बांस के फ्रेम के नीचे नेट लगा दिया जाता है, ठीक है। ड्रैग नेट में पकड़ी गई मछलियों का स्थानांतरण स्कूपिंग के द्वारा ही किया जाता है, मीन्स गोलाकार इस तरह से, ठीक है, या तो इस तरह से, ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें नेट फिश कर दिया जाता है, या इस तरह से होता है ये, ठीक है। क्या कहें, इस तरह से इसका जो माउथ होता है वो इस तरह से चौड़ा होता है, और इधर क्या होता है, नैरो, तो इधर पूरा का पूरा इधर
नेट लगा रहता है, जाल, और ये लकड़ी का बना होता है। तो ये क्या है, स्कूपिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है डीप नेट। इस जाल को लगभग 10 मिनट तक पानी के भीतर रखा जाता है, डिप करके। कितने मिनट तक के लिए? 10 मिनट तक के लिए। और जब कोई मछली इसके ऊपर गुजरती है तो तेज़ी से इस नेट को जल के ऊपर उठा लिया जाता है, वह शिकार पकड़ लिया जाता है। तो सिंपली डीप नेट में 10 मिनट के लिए नेट को डीप कर दिया जाता है, और जैसे ही उसके ऊपर फिश वगैरह गुजरती हैं, क्या किया जाता है, नेट को उठा लिया जाता है, और जो भी फिशेस होती हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। नेक्स्ट है घाघरी, ठीक है, घाघरिया नेट। अब घाघरिया नेट क्या होता है? इसे कास्ट नेट भी कहते हैं, घाघरिया नेट को कास्ट नेट भी कहते हैं, तथा इनका उपयोग नावों में बैठकर किया जाता है। आप लोग देखे होंगे मूवी वगैरह में, तो नाव में बैठकर किया जाता है। जल में ये जाल छोड़ दिए जाते हैं तथा चलती नाव में रस्सी के द्वारा इन्हें खींचा जाता है और मछलियाँ पकड़ ली जाती हैं। तो क्या किया जाता है, वाटर बॉडीज़ में या फिर पानी में इन नेट्स को या जाल को छोड़ दिया जाता है, जो कि ये किससे कनेक्टेड रहती हैं, ये नाव से कनेक्टेड रहती हैं, और नाव के द्वारा इनको खींचा जाता है और बाद में इन्हीं फिशेस को ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। नेक्स्ट है गिल नेट। यह एक दीवार के समान होते हैं तथा मछली के तैरने की दिशा में आड़े लगाए जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, गिल नेट ये दीवार के जैसे ही आकृति होती हैं तथा मछली के तैरने की दिशा में आड़े लगाए जा रहे हैं। मीन्स ये ऐसे, अगर फिश ऐसे तैर रही हैं, इधर तैर रही हैं, तो नेट इस तरह से लगाया जाता है, ट्रांसवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9th पर्स नेट। तो देखते हैं पर्स नेट क्या होता है। इनका उपयोग गहरे जल में प्रवासी मछलियों जैसे हिल्सा को पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ही मछली इन जालों में प्रवेश करती है, इनके भार से जाल का मुख बंद हो जाता है। तो पर्स नेट, ठीक है। तो जो भी डीप वाटर हैं, ठीक है, गहरे जल स्रोत हैं, उनमें जो प्रवासी मछलियां होती हैं उनको पकड़ने के लिए, जैसे कि हिल्सा वगैरह हो गया, ठीक, इनको जैसे इन जाल को क्या किया जाता है, इसी डीप वाटर में डीप करके रख दिया जाता है, और जैसे ही क्या करती हैं, इनमें फिशेस वगैरह फंसती हैं, तो इनके वेट से क्या होती हैं, जाल का जो या फिर जो नेट होता है उसका जो मुख्य मेन एंट्रेंस होता है, मुख्य द्वार होता है, वो क्या होता है, या फिर मुख्य क्या होता है, बंद हो जाता है, और मछलियाँ इसमें फंस जाती हैं और इनको बाद में निकाल लिया जाता है। तो ये था अलग अलग मेथड्स जिनके थ्रू फिशिंग की जाती है। अब आजकल कॉमन मेथड ये यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं। मछलियों को पकड़ने के लिए अब इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग भी किया जाने लगा है। इसका वेग 15 एम्पियर रखा जाता है। बड़ी मछलियों को 150 से 250 वोल्ट पर पकड़ा जाता है। वोल्टेज एवं आवेग का सम्मिश्रण इस प्रकार निर्धारण किया जाता है कि मछली अस्थायी तौर पर मूर्छित होती है, वह शीघ्र ही अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि फिशेस को पकड़ने के लिए किसका, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ इसमें कैसे किया जाता है, तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक करंट में क्या किया जाता है, 15 एम्पियर आसपास का क्या किया जाता है, वोल्टेज रखा जाता है, ठीक है। अब इतना वोल्टेज करके इसमें क्या किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, इतने वोल्टेज का करंट वाटर बॉडीज़ में, चाहे वो पॉन्ड हो या फिर जिसमें हम लोग को फिशिंग करना है, दिया जाता है। इतने वोल्टेज में क्या होती हैं, मछलियाँ मरती नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही कम वोल्टेज दिया जाता है, जिससे मछलियाँ मरती नहीं हैं, केवल और केवल क्या हो जाती हैं, वो मूर्छित हो जाती हैं। मीन्स वो किस तरह से बेहोश हो जाती हैं, मरती नहीं हैं, और उनको आसानी से पकड़ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ। अगर हाई वोल्टेज दिया जाएगा तो मछलियाँ मर जाएंगी, इसलिए उतना ही वोल्टेज दिया जाता है जितना मछलियों को मूर्छित करने के लिए या बेहोश होने के लिए क्या हो रहता है, रिक्वायर होता है। तो ये था अलग अलग टाइप्स के फिश पकड़ने के लिए मेथड्स। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के नेट। अलग अलग टाइप से क्या, नेट। यहाँ देखो पिक्चर में हमने देखा कि ड्रैग नेट क्या होता है, डीप नेट क्या होता है, कास्ट नेट क्या होता है, गिल नेट क्या होता है, पर्स नेट क्या होता है, स्कूपिंग क्या होता है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले ड्रैग नेट, ठीक है, ड्रैग नेट का एक पिक्चर दिया गया है। फिर डीप नेट, ठीक है, डीप नेट। फिर नेक्स्ट में कास्ट नेट, फिर डील नेट, फिर पर्स नेट, और लास्ट में क्या है इस ऐप में, स्कूपिंग नेट।
तो ये अलग अलग टाइप्स के नेट्स हैं, तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं जिनके थ्रू फिश को कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। अब स्टेप इन प्रोग्रामिंग ऑफ द फिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि कैसे फिश कल्चर या फिश कल्चर करने के लिए क्या क्या मेथड और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ फिश सीड। तो पहले फिश सीड का क्या किया जाता है, कलेक्शन, ठीक है, अलग अलग फिश, ठीक है, अलग अलग फिश सीड बैंक से क्या किया जाता है, फिश सीड का कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट में क्या किया जाता है, फिर सेकेंड स्टेप में ट्रांसफ़र ऑफ फिश सीड, जो फिश सीड होते हैं इन फिश सीड को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ पर, पोन्स वगैरह में। कंट्रोल ऑफ एल्गल ब्लूम, जो एल्गल ब्लूम होता है उसको कंट्रोल करते हैं, देखेंगे अभी सभी को हम लोग डिटेल में। ट्रांसफ़र ऑफ फ्राई टू नर्सरी पॉन्ड, फिर नर्सरी पॉन्ड में रियरिंग, पाँचवा स्टेप रियरिंग, फिर छठवां स्टेप ट्रांसफ़र ऑफ फिंगरलिंग फ्रॉम रियरिंग टू स्टॉकिंग पॉन्ड एंड देन हार्वेस्टिंग। तो ये 7 अलग अलग स्टेप हैं जिनके अंतर्गत फिश प्रोग्राम कल्चर प्रोग्राम किया जाता है या फिश कल्चर का निर्धारण किया जाता है कि इन 6-7 स्टेप में फिश कल्चर करना रहता है। तो सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ फिश सीड। फिश सीड का क्या करना, कलेक्शन करना या संग्रहण करना, इसी को आप लोग बोलते हैं संग्रहण करना। तो देखते हैं इसमें, न्यूमेरस फिश सीड कलेक्शन सेंटर हैव बीन established ऑन द बैंक ऑफ 3 रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे फिश कलेक्शन सेंटर, फिश सीड कलेक्शन सेंटर, क्या चीज़, मछली बीज कलेक्शन सेंटर, ठीक है, मछली बीज संग्रहण स्थान अलग अलग जगह पर भारत में स्थापित हैं। और मेनली बात करें इंडियाज़ में तो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में और इंडस नदी में, ठीक है। तो इन सब नदियां हैं, इनके ऊपर क्या किया गया है, फिश सीड कलेक्शन सेंटर स्थापित किया गया है और यहाँ से क्या किया जाता है, फिश सीड को या फिर मछली बीज को कलेक्ट किया जाता है तथा और अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग राज्यों में फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑफ दिस द गंगा सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट सोर्स कवरिंग मेनी स्टेट। तो इन सब में गंगा नदी पर जो स्थापित मछली बीज कलेक्शन सेंटर है वो सबसे बड़ा है और पूरे के पूरे मतलब बहुत सारे राज्यों को ये कवर करता है और मछली बीज या फिर फिश सीड सप्लाई करता है। फिश सीड इज़ कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एग्स, स्पॉन, फ्राई एंड फिंगरलिंग्स। तो फिश सीड को किन किन रूपों में कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो अंडों के रूप में, स्पॉन के रूप में, ठीक है, फ्राई के रूप में और फिंगरलिंग्स के रूप में, ठीक। तो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, कलेक्शन ऑफ फिश सीड। तो अलग अलग क्षेत्रों से क्या किया जाता है, मछली बीज का फिर कलेक्शन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेप जिसमें है ट्रांसफ़र ऑफ फिश सीड। अब फिर मछली बीज का क्या किया गया, इकट्ठा कर लिया गया, उनको कलेक्ट कर लिया गया। अब इनको फिश सीड को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। सेकेंड स्टेप देखिए, द फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर्ड इनटू हैचिंग पिट्स फॉर हैचिंग, ठीक है। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर अगर मछली बीज मीन्स सीड्स को इकट्ठा कर लिया गया, एग को इकट्ठा कर लिया गया, अब इन फर्टिलाइज एग को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, हैचिंग पिट्स में। हैचिंग पिट्स में कहाँ पर, हैचिंग पिट्स में, जहाँ ये अंडों से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, फिश लार्वा, छोटे छोटे क्या निकलते हैं, मछली के लार्वा निकलते हैं। हैचिंग पिट्स आर 2 टाइप्स, और ये हैचिंग पिट्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रकार जिसको हम लोग बोलते हैं हैचरीज और सेकंड जिसको बोलते हैं हैचिंग हैपास। पहले भी हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि फिर यहाँ देख लेते हैं कि हैचरी और हैचिंग हैपास क्या होते हैं। हैचरीज आर स्मॉल साइज पोन्ड इन विच फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर्ड। तो हैचरी क्या होता है, हैचरीज छोटे साइज़ के पॉन्ड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे साइज़ के इस तरह से एनिकट या पॉन्ड होते हैं जिसमें इन फर्टिलाइज एग को ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पर लार्वा निकलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फिश के लार्वाज निकलते हैं। द हैचिंग टेक प्लेस विथ इन 2 to 15 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और हैचिंग कब होती है, लार्वा कब निकलते हैं छोटे छोटे, 2 से 15 घंटे के बाद लार्वा निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हैचिंग हपास क्या होते हैं, हैचिंग हपास आर रेक्टेंगुलर ट्रफ शेप्ड टैंक
tank made up of cloth supported by bamboo pole fixed in the river। तो ये आप अंबिकापुर में बहुतायत में देखे होंगे, जहाँ पर फिश सीड कलेक्शन सेंटर है वहाँ। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये चौकोर स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। और इसमें या तो प्लास्टिक का या कपड़े का इस तरह से कवरिंग लगाया जाता है और इसमें वाटर को इकट्ठा किया जाता है। मतलब ये जो प्लास्टिक की कवरिंग है वो लगभग 3 से 4 फीट होता है, ताकि इसमें वाटर अच्छे से कलेक्ट किया जा सके। और इन्हीं हैचिंग हपास में क्या किया जाता है, फिर इन फर्टिलाइज एग को इनाकुलेट कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पर क्या करें, फिर यहाँ पर एग से लार्वा निकले, फिशेस के क्या निकलें, लार्वा निकलें। अब यहाँ पर छोटे छोटे फिश के लार्वा निकल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि थर्ड स्टेप है, कंट्रोल ऑफ एल्गल ब्लूम। ठीक है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, एल्गल ब्लूम मीन्स, ठीक है, एल्गी की क्या होती हैं, एल्गी की बहुत सारे, ठीक है, पॉपुलेशन इस तरह से इकट्ठा हो जाती हैं और एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन कर जाती हैं। देखते हैं, एल्गल ब्लूम्स आर कास्ट बाय वॉलवॉक्स, एनाबिना, ऑसिलेटेरिया, एंडोराइना, कैराटियम, क्लोस्ट्रिडियम, मेलोसेरा। ठीक है, एल्गल ब्लूम किसके द्वारा कास्ट किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये सारे एल्गी के अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इनके द्वारा एल्गल ब्लूम क्या किया जाता है, कास्ट किया जाता है। तो एल्गल ब्लूम को क्या रिमूव करना होता है, इनको कम करना ज़रूरी रहता है। मैन्योरिंग ऑफ द नर्सरी पॉन्ड विथ महुआ ऑयल कोएक प्लस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काउ डंग समटाइम रिजल्ट इन एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो क्या किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो नर्सरी पॉन्ड हैं, उन नर्सरी पॉन्ड में महुआ ऑयल का छिड़काव किया जाता है, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और काउ डंक मीन्स गोबर वगैरह ऐड की जाती हैं। ठीक है, ताकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन मीन्स छोटे छोटे पौधे हैं, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके। क्यों, क्योंकि इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स को क्या करेंगी, और ये जो एल्गल ब्लूम्स हैं इनको क्या करेंगी, जो हमारी छोटी छोटी फिशरीज हैं वो ईट करेंगी। व्हेन वाटर टर्न्स ग्रीन ड्यू टू ब्लूम ऑफ एल्गी, काउ डंग हैज़ टू बी अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्प्रे। जब क्या हो जाता है, जो एल्गल ब्लूम के कारण जो पूरा का पूरा वाटर ग्रीन दिखाई देने लगता है, तब जो गोबर होता है, काउ डंक होता है, उसको क्या किया जाता है, स्प्रे के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में वहाँ पर स्प्रे किया जाता है। द वाटर बिकम टर्बिड ब्राउन, पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट एंड चेक एल्गी डाई विद इन 4 to 5 डे। तो अब क्या किया जाता है, वाटर अब टर्बिड हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है, और सनलाइट का पेनिट्रेशन चेक किया जाता है कि सनलाइट कितने अंदर तक पहुंच रही है, कितने अंदर तक नहीं पहुंच पा रही है, और जो ये एल्गी होते हैं वो 4 से 5 दिन के बाद मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या की जाए, जो ट्रांसफ़र करने से पहले क्या की जाती हैं, मेंटेन की जाती हैं, नर्सरी में ट्रांसफ़र करने से पहले कंट्रोल की जाती हैं। तो एल्गल ब्लूम का कंट्रोल आपने देख लिया होगा कि सबसे पहले महुआ ऑयल केक या फिर आप बोल सकते हैं काउ डंग इत्यादि का छिड़काव किया जाता है, ताकि एल्गल ब्लूम तैयार हो जाए, और फिर उनको डेथ भी कराई जाती है ताकि वो इस तरह से ड्राई हो जाएं। अब डेथ किस लिए, क्योंकि इनको आसानी से जो हम लोग, ठीक है, फिश ऐड करेंगे, लार्वा ऐड करेंगे, फिश लार्वा, वो आसानी से इसको फूड की तरह यूटिलाइज कर सकें, इसलिए ये सारी प्रोसीजर्स किए जाती हैं। अब इतना करने के बाद स्टेप नंबर 4 में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ फ्राई टू नर्सरी पॉन्ड्स। अब फ्राई क्या होता है, इन्हीं जो छोटे छोटे फिशेज हैं इनको हम लोग फ्राई बोल रहे हैं। द फिश फ्राई आर कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू नर्सरीज। अब जो ये फिश फ्राइज होते हैं, जो लार्वा थोड़े से बड़े हो गए, उनको अब नर्सरीज में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इन वेस्ट बंगाल दीज आर ट्रांसपोर्टेड इन ओपन ईस्टर्न वेसल कॉल्ड हुंडीज। हुंडीज आर वेरियस साइज, स्मॉलर वन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन हेड एंड लार्जर ऑन बाई ट्रेन्स। तो ये क्या होता है कि अब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अलग अलग जगह में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हुंडीज़ का सहारा लिया जाता है। ठीक है, और ये हुंडीज़ क्या होते हैं, छोटे से बड़े साइज से लेकर हो सकते हैं, जिनके थ्रू इन फिश फ्राई को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस भी अब हो चुका है। अब नेक्स्ट रियरिंग मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे, इनको
ठीक है, रियर करेंगे एक पर्टिकुलर जगह में नर्सरी स्टेज के बाद। स्पॉन स्टॉक्ड इन नर्सरी पॉन्ड यूजुअली अटेन अ लेंथ इन विच 15 डेज विथ आर्टिफिशियल फीडिंग विथ सर्वाइवल रेट मोर देन 50%। तो अब ये जो नर्सरी पॉन्ड से जो फिश फ्राइज थी उनको रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है और रियरिंग लगभग 15 दिन तक रखा जाता है और उनको आर्टिफिशियल सीड दिया जाता है। आर्टिफिशियल सीड इसलिए दिया जाता है ताकि वहाँ पर क्या करें, इनकी ग्रोथ हो सके, ठीक है, इनकी ग्रोथ हो सके। और ग्रोथ कितने, लगभग 2 से 15 सेंटीमीटर तक इनकी ग्रोथ हो सके, ताकि हम इनको आसानी से स्टॉकिंग पॉन्ड वगैरह में ट्रांसफ़र करें और वहाँ पर इनकी कल्चर करें, ठीक है। और यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से फीड किया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, ताकि क्या होता है, इनकी सर्वाइबिलिटी भी क्या होती हैं, अत्यधिक बढ़ जाती हैं। देन द फ्राई आर नेटेड आउट एंड रिलीज्ड इन रियरिंग पॉन्ड विच आर prepared more or less on the lines of nursery pond. Rearing pond are deeper than the nursery pond. उसके बाद ठीक है क्या किया जाता है, रियरिंग पॉन्ड में ही इनको ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पर बहुत दिन तक रखा जाता है, ठीक है, बहुत दिन तक मीन्स कम से कम रिक्वायर होती है 2 से 15 दिन, लेकिन इनको 1 महीने तक, ठीक है, 30 दिन तक क्या किया जाता है, रखा जाता है, ताकि ये प्रॉपर ग्रोथ कर पाएँ, ठीक है, प्रॉपर क्या कर पाएँ, ये ग्रोथ कर पाएँ। और इनको जब हम लोग स्टॉकिंग पॉन्ड में, ठीक है, ट्रांसफ़र करें तो यहाँ पर आसानी से सर्वाइव कर पाएँ। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रीपेयर्ड, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, प्रीपेयर्ड रहती हैं, पहले से सारी चीज़ें डेवलप्ड रहती हैं, बनी रहती हैं, ठीक है। अब रियरिंग के बाद रियरिंग पॉन्ड, ठीक है, रियरिंग पॉन्ड या फिर जिस लास्ट में स्टॉकिंग पॉन्ड, ठीक है, और इन्हीं स्टॉकिंग पॉन्ड में क्या किया जाता है, स्टॉकिंग पॉन्ड में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है फिश को मेनली। और ये क्या होगा, स्टॉकिंग पॉन्ड क्या, पॉन्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, लेक। स्टॉकिंग पॉन्ड मीन्स जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉकिंग पॉन्ड बोलते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ फिंगरलिंग्स। फिंगरलिंग्स का क्या, ट्रांसफ़र। 1 मिनट। हाँ, 6th स्टेप देख रहे थे, ट्रांसफ़र ऑफ फिंगरलिंग्स फ्रॉम रियरिंग टू स्टॉकिंग पॉन्ड्स। 6वां स्टेप ये होता है। कंटिन्यू करते हैं इसी को। स्टॉकिंग पॉन्ड आर लार्जेस्ट, measuring about an acre or more in areas and 1.5 to 2.5 मीटर in depth। तो जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है जहाँ पर हम लोग फिश की मेन क्या करते हैं, फिश कल्चर करते हैं, मेन एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, लगभग एकड़, ठीक है, 1 एकड़ से लेकर 2 एकड़ 3 एकड़ जैसा हमारे पास साइज़ अवेलेबल है उस टाइप का होता है। और इनकी जो गहराई होती है वो लगभग 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक होती हैं। Before transferring the fingerlings from the rearing to stocking pond, the latter should be cleaned of weeds and predatory fishes. The liming is also done। होता मतलब रियरिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र करने से पहले, ठीक है, या फिर जो फिंगरलिंग्स हैं उनको रियरिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र करने से पहले क्या किया जाता है, जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है उनको अच्छे से क्लीन किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर जो भी प्रेडेटरी फिशेस होती हैं उन सभी को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, और बाद में चूने की क्या की जाती है, वहाँ पर छिड़काव की जाती है, लाइमिंग की जाती है। आफ्टर स्टॉकिंग द पाउडर्ड राइस, पैडी ऑयल केक ऑफ कोकोनट, मस्टर्ड, ग्राउंड नट एट्सेट्रा आर कॉमनली यूज्ड एज अ आर्टिफिशियल फूड फॉर ग्रोथ ऑफ द फिंगरलिंग्स। द सप्लीमेंट्री फीडिंग इज डन इन द मॉर्निंग हावर्स। तो क्या किया जाता है, स्टॉकिंग के बाद ये सारे कंपोनेंट जैसे कि पाउडर, राइस का पाउडर हो गया, पैडी पाउडर हो गया, ऑयल केक हो गया, कोकोनट का ऑयल केक हो गया, मस्टर्ड वगैरह, ग्राउंड नट्स वगैरह, इन सभी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है कहाँ पर, स्टॉकिंग पॉन्ड में,
ठीक है। ये आर्टिफिशियल फूड की तरह हम इसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ताकि जो फिंगरलिंग्स हों उनको वो क्या करें, इन फूड को ईट कर सकें और ग्रो कर सकें। ठीक है। इनके अलावा कुछ दूसरे सप्लीमेंट्री मटेरियल भी दिए जाते हैं, सप्लीमेंट्री फूड भी दिया जाता है, और मेनली मॉर्निंग आवर्स में क्या किया जाता है, ये सप्लीमेंट्री फीडिंग कराई जाती है। ठीक है, सुबह सुबह इनको सप्लीमेंट्री फीडिंग कराई जाती है। तो ये तो हो गया ट्रांसफ़र ऑफ फिंगरलिंग्स फ्रॉम रियरिंग टू स्टॉकिंग पॉन्ड, और स्टॉकिंग पॉन्ड हम कैसे मेंटेन करेंगे इन सब के बारे में। नेक्स्ट 7th स्टेप देखते हैं, हार्वेस्टिंग। स्टॉकिंग पॉन्ड में, ठीक है, स्टॉकिंग पॉन्ड में कब तक फिश ग्रो करती हैं, जब तक ये बड़े नहीं हो जाते हैं। ठीक है, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग स्टॉकिंग पॉन्ड में ग्रो कराते हैं, इनको ग्रोथ कराते हैं। लेकिन जैसे ही ये एडल्ट हो जाते हैं, इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें फिर मार्केटाइज किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज़ डन टू कैप्चर द फिशेज फ्रॉम स्टॉकिंग पॉन्ड। तो हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, जो स्टॉकिंग पॉन्ड में फिशेज होती हैं, लार्ज बड़ी फिशेज होती हैं, उनको क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। वेल ग्रो फिशेज आर टेकन आउट फॉर मार्केटिंग एंड स्मॉलर वंस आर रिलीज्ड अगेन इनटू द स्टॉकिंग पॉन्ड फॉर अटेनिंग दियर फुल ग्रोथ। तो जो जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, तो जो बड़े साइज़ के फिशेस होते हैं, उन बड़े साइज़ के फिशेस को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, और हार्वेस्ट करके उनको मार्केटिंग किया जाता है। लेकिन जो छोटे साइज़ के फिशेस होते हैं, उन फिशेस को, ठीक है, मार्केटिंग नहीं किया जाता है, उनको दोबारा से स्टॉकिंग पॉन्ड में छोड़ दिया जाता है, ताकि वहाँ पर ये क्या करें, फिर से फुल लेंथ में ग्रो करें, और एक बार फिर जैसे भी बड़े हो जाएं, एडल्ट हो जाएं, फिर से उनको हार्वेस्ट कर लें। In highly organized and well planned fish farming, the fishes below a particular size are not generally captured। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड या प्लान फिशिंग फार्मिंग में क्या किया जाता है कि जो एकदम छोटे, ठीक है, बिलो साइज़ के जो फिशेज होते हैं, उनको कैप्चर नहीं किया जाता है, केवल और केवल लार्ज और एडल्ट साइज़ के फिशेज को कैप्चर किया जाता है, ताकि उनसे क्या हो, ठीक है, अच्छे तरह से फिश मीट, हम लोग को फिश मीट मिल सके। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग में बी डन बाय ग्रेजुअली ड्रेनिंग ऑफ वाटर ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड और बाय नेटिंग, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केटेबिलिटी। तो जो हार्वेस्टिंग क्या करता है, डिपेंड अलग अलग मेथड से किया जाता है। ठीक है, इनमें से एक मेथड है जिसमें से स्टॉकिंग पॉन्ड से पानी को क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, ड्रेन आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम अलग अलग मेथड जैसे नेट के थ्रू भी किया जाता है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। द हार्वेस्टेड फिशेज शुड आइदर बी शोन मार्केटेड और प्रिजर्व इन आइस टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। तो जो हार्वेस्टेड फिश होते हैं, जो फिश हमने जिनको हार्वेस्ट कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, उनको क्या किया जाता है, या तो मार्केट में भेज दिया जाता है, या फिर उनको प्रिजर्व किया जाता है बर्फ़ में, आइस, ठीक है, आइस क्रिस्टल में, या फिर आइस में इनको प्रिजर्व किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शीघ्र ही क्या होने लगेंगे, इनमें स्पॉइलेज होने लगेंगे, ये ख़राब होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तो ये 7 स्टेप थे क्या करने के, ठीक है, फिश प्रोग्राम करने के, कि आप फिश कल्चर कैसे प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये हमने अलग अलग 7 स्टेप देखे। अब देखते हैं फिशरीज बाई प्रोडक्ट। अब फिश कल्चर में केवल हमें केवल फिश ही नहीं मिलते, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं फिशरीज से, इनको देखते हैं। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग फूड, मोस्ट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री yield a number of byproduct of commercial importance. These processed byproducts are used for human consumption and also for other purpose. These include, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि फिश मीट के अलावा, ठीक है, फिश मीट के अलावा जो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें से बहुत सारे दूसरे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और इन बाई प्रोडक्ट्स से क्या हैं, कमर्शियल वैल्यूज़ हैं, कमर्शियल इंपॉर्टेंस हैं। इन बाई प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, प्रोसेस करके फिर से एक इनका कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिनका क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है। और ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, और कुछ दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। और इनमें क्या क्या ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनको देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फिश ऑयल।
इट कंप्राइजेस ऑफ लिवर ऑयल एंड बॉडी ऑयल, तो लिवर ऑयल और बॉडी ऑयल के रूप में। लिवर ऑयल ऑफ कॉड, ट्यूना, ठीक है, हालीबट एंड शार्क आर ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू एंड आर रिच इन विटामिन ए, डी एंड ई। तो टूना फिशेस की, कॉड फिशेस की, या फिर हालीबट या शार्क, इन सब फिशेस की जो क्या होते हैं, ऑयल होती हैं, मेडिसिनल लिवर ऑयल होती हैं, ये क्या होती हैं, इनकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत ही अधिक मेडिसिनल वैल्यू है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, डी, ठीक है, विटामिन ए, डी, ई, ये सारे भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बॉडी ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सार्डनी, हेरिंग, सैल्मोन, ठीक है, मैकरल एंड एंकोविश। और बॉडी ऑयल किससे इन स्पीशीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लुब्रिकेंट, पेंट्स, वर्निशेस एंड कॉस्मेटिक्स। तो इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, ये बॉडी ऑयल का, तो इनका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में लुब्रिकेंट के प्रिपरेशन में, पेंट के प्रिपरेशन में, वर्निशेस के, और साथ ही साथ कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रिपरेशन में भी किया जाता है। सेकंड देखते हैं फिश मील। अब फिश मील क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ फिश ऑयल आर फ्रॉम होल फिश एंड कंटेंड न्यूट्रेंट लाइक प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इट इज़ यूज्ड एज फीड फॉर कैटल एंड पोल्ट्री फार्मिंग एनिमल्स। तो फिश मील कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जो फिश मील, जो फिश के वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो फिश वेस्ट होते हैं इनसे, या फिर पूरे के पूरे फिश से, पूरे के पूरे फिश से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और इनमें बहुत ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो इनको कंजप्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन फिश मील का यूज़ अधिकतर देखा जाए तो, ठीक है, कैटल्स वगैरह हो गए या फिर पोल्ट्री फार्मिंग में इनका यूज़ किया जाता है। इनको फीड के रूप में, इनके लिए चारे के रूप में यूज़ किया जाता है इन फिश मील का। अदर बाई प्रोडक्ट obtained फ्रॉम फिशिंग इंडस्ट्री आर फिश फ्लोर, फिश मैन्योर, फिश सिलेज, फिश गुआनो, फिश सॉसेज, फिश ग्लू, फिश लेदर एंड इसिंग ग्लास। तो और दूसरे क्या क्या बाई प्रोडक्ट हैं जो कि हमें फिशिंग इंडस्ट्री से प्राप्त होती हैं? तो ये फिश फ्लोर हैं, फिश मैन्योर हैं, फिश सिलेज हैं, फिश गुआनो हैं, फिश सॉसेज है, फिश ग्लू है, ठीक है, फिश लेदर है, और इशिंग ग्लासेस। ये सारे क्या हैं? दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हैं जिसका क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन इम्पोर्टेंस है। तो ये क्या थे? फिश बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जिससे हम लोग अलग अलग क्या होते हैं, जिनका हम लोग अलग अलग यूटिलाइज करते हैं, अलग अलग उपयोग में लाते हैं फिशिंग बाई प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट देखते हैं फिश ऑयल। क्या बेनिफिट है, क्या हेल्थ बेनिफिट है फिशिंग ऑयल का, या फिर फिश ऑयल की क्या हेल्थ बेनिफिट है, इसको देखते हैं। प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिसीज़, ठीक है, तो अल्जाइमर डिसीज़ से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। सेकेंड, रिड्यूस्ड चांस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, तो प्रोस्टेट कैंसर से, या फिर प्रोस्टेट कैंसर है उनको कम करने की कोशिश करता है। एक्टिवेट मेटाबॉलिज्म, तो जो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, चयापचय की जो क्रियाएं हैं, उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। रिड्यूस्ड पोस्ट नेटल डिप्रेशन, ठीक है, जो भी पोस्ट नेटल डिप्रेशंस वगैरह होते हैं, इनको क्या करते हैं, रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। प्रिवेंट हार्ट डिसीज़, ठीक है, हार्ट डिसीज़ से सुरक्षा प्रदान करती हैं। बूस्ट द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्पफुल हैं। रिड्यूस्ड मेंटल डिसऑर्डर, जो भी मेंटल डिसऑर्डर हैं उनको कम करने में हेल्पफुल हैं। ट्रीट एड्स, एड्स के ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करती हैं। लोअर्स ओबेसिटी, जो मोटापा है, ओबेसिटी है, उनको क्या करती हैं, कम करने में सहायक हैं। इम्प्रूव बोन हेल्थ, तो हमारे बोन्स के जो भी हेल्थ हैं उनको इम्प्रूव करने में सहायक हैं। तो ये सारे क्या है, बेनिफिट्स हैं फिश ऑयल्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड या प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेज, ठीक है। फिशेज को हमने पकड़ लिया, अब मार्केटिंग भी कर दी, लेकिन कुछ फिशेज हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इन फिशेज को प्रिजर्व करके कैसे रखा जाए, किस तरीके से रखा जाए, इनको देखते हैं। तो मछलियों का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेज। मछलियों को पकड़ने के उपरांत इनका परिरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रकार मछलियों को सड़ने व गलने से बचाया जा सकता है। निम्नलिखित विधियों के द्वारा मत्स्य परिरक्षण किया जाता है। तो परिरक्षण मीन्स प्रिजर्वेशन,
तो मछलियों को पकड़ने के बाद इनका क्या, इनका प्रिजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, इनको सड़ने गलने से बचाया जा सकता है। तो अलग अलग मेथड्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, फिर जो फिशेज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो पहला तरीका देखिए, डीप फ्रीजिंग। यहाँ पर मछलियों को -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। तो डीप फ्रीजिंग के थ्रू लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, फिशेस को प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, फ्रीज ड्राइंग। मछलियों को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर वैक्यूम में सुखाया जाता है। उच्च श्रेणी की मछलियां ही इस प्रकार परिरक्षित की जाती हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जो हायर क्वालिटी, हायर, ठीक है, हायर एडवांटेज या फिर हायर क्वालिटीज़ के जो फिशेस होती हैं उनको क्या किया जाता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर वैक्यूम में ड्राई किया जाता है। इसको हम लोग फ्रीज ड्राइंग को बोलते हैं। थर्ड है रेफ्रिजरेशन। कुछ समय के लिए मछलियों को परिरक्षित यानी प्रिजर्व करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, फूड वगैरह को भी, फूड या फिर क्या हो गया, फल वगैरह हो गया, इसको भी प्रिजर्व करने के लिए हम लोग नॉर्मली रेफ्रिजरेशन का या फिर रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही फिश को प्रिजर्व करने के लिए कुछ समय के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं फिश को। नेक्स्ट, सन ड्राइंग। नेक्स्ट है सन ड्राइंग से कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो मछलियों को पकड़कर एक साफ चटाई में फैला दिया जाता है व सूर्य की किरणों में सूखने हेतु 3 से 4 दिन तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, साफ चटाई में फिश को फैलाकर धूप में 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दिया गया सूखने के लिए। इस विधि का प्रयोग भारत, चाइना व जापान में किया जाता है। तो इस मेथड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इंडिया में, चाइना में, जापान में। ग्रामीण एरिया में तो ये बहुत किया जाता है। सन क्यूरिंग। इस विधि में मछली की देह को अधर सतह से खोलकर इसकी आहार नाल व क्लोम बाहर निकाल दिए जाते हैं और नमक से इसे परिरक्षित किया जाता है। तो सन क्यूरिंग देखिए ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या किया जाता है, मछली की जो देह को अधर सतह से खोलकर, मतलब जो उनकी देह हैं उनको ओपन करके, उनकी बॉडी को ओपन करके आहार नाल तथा क्लोम इनको क्या किया जाता है, बाहर निकल जाता कर लिया जाता है और नमक में इन्हें स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है। मोना क्योरिंग, वेट क्योरिंग, साल्टिंग, कैनिंग मछलियों को परीक्षण करने की अन्य विधियां हैं। तो ये सारे क्या हैं, दूसरी अलग विधियां हैं जिनके थ्रू फिश को प्रिजर्व किया जाता है। स्मोकिंग, लकड़ी को जलाकर धुआं के द्वारा मछली रक्षित की जाती है। तो ये भी बहुत किया जाता है। ठीक है, स्मोकिंग जिसमें लकड़ी का धुआं करके क्या किया जाता है, मछलियों को प्रिजर्व करके रखा जाता है या हल्का उनको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, किसको, फिशेस को। तो ये सारी तरीका थे किसको, फिश को प्रिजर्व करने की, कैसे फिश को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये फिश फार्मिंग लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो लेक्चर दोनों लेक्चर को एक बार फिर से देखिए और अपना अटेंडेंस सारे स्टूडेंट लेक्चर के बाद, ठीक है, लेक्चर के बाद दें, तभी आपका अटेंडेंस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आपका अटेंडेंस तभी कंसीडर किया जाएगा या फिर 9:45 के बाद। ठीक है, इसके बाद का ही अटेंडेंस आपका कंसीडर किया जाता है। ओके, और सभी स्टूडेंट ध्यान दें। ठीक है, आपका एक ओरल टेस्ट होगा, ठीक है, आपका ओरल टेस्ट होगा और ओरल टेस्ट आपको, ठीक है, जूम या फिर गूगल मीट के थ्रू देना है। तो इसके लिए भी रेडी रहें सारे स्टूडेंट। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 1 मिनट, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और बताना है। ओके, नेक्स्ट डे बाकी इन्फॉर्मेशन को बताया जाएगा। ठीक है, ओके।